हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस का मॉक टेस्ट नंबर 2, जिसमें हम टोटल 100 क्वेश्चन जो हैं कवर करने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको जो क्वेश्चंस हैं वो अगर अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी करें। और पीडीएफ के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाके आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अपना स्कोर आप चेक कर लीजिएगा कि कितने क्वेश्चन जो है आपको मतलब 100 में से आते थे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ ए ब्राउजर इज टू। ब्राउजर का मेन फंक्शन बताना है किसके, उसमें HTML में क्या काम होता है इसका। ठीक है, इंटरप्रेट HTML, कंपाइल HTML, डीकंपाइल HTML, इंटरप्रेट CGI प्रोग्राम। देखिए, ब्राउजर का काम क्या होता है, इंटरप्रेट HTML को इंटरप्रेट करना। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, TCP/IP इज ए हिरारिकल प्रोटोकॉल सूट डेवलप्ड बिफोर द OSI मॉडल। ओके, TCP/IP में बताना है कि जो OSI मॉडल से पहले डेवलप किया गया था उसमें कितनी लेयर्स हैं। TCP क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, जब ये आया था उस वक्त इसमें कितनी लेयर थी, 4 लेयर थी। ठीक है, कितनी लेयर्स थी, 4। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो जो राइट आंसर माना जाता है वो है 5 लेयर्स, क्योंकि अब इसमें कितनी लेयर्स होती हैं, 5 लेयर्स होती है। कौन कौन सी होती है, सबसे ऊपर होती है एप्लीकेशन लेयर, फिर है ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट, उसके बाद है नेटवर्किंग के बाद है डाटा लिंक, और फिर फिजिकल लेयर। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर पे कुछ प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं, जैसे यूजर जिन्हें यूज करता है SMTP हो गया, FTP हो गया, HTTP हो गया, POP3 हो गया। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स कहाँ यूज होते हैं, एप्लीकेशन में। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पे पूछा जाता है कि कौन कौन से जो है प्रोटोकॉल यूज होते हैं, तो TCP और UDP। ठीक है, TCP और UDP जो है होते हैं। TCP क्या होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है, और UDP क्या होता है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, नेटवर्क पे इंटरनेट प्रोटोकॉल IP यूज होता है, और डाटा लिंक और फिजिकल लेयर पे इथरनेट यूज होता है। ओके, तो ये सारी चीजें इसमें याद रखिएगा। तो 5 लेयर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 लेयर। ठीक, अगला देखिए, आगे बताना है करेक्ट HTML टैग फॉर लार्जेस्ट हेडिंग। लार्जेस्ट हेडिंग के लिए करेक्ट HTML टैग बताना। देखिए, हेडिंग के लिए हम HTML में कहां से कहां तक यूज करते हैं, H1 से लेकर H6 तक यूज करते हैं। ठीक है, जो लार्जेस्ट हेडिंग होती है वो आती है H1 में, उसके बाद H2 में H1 से कम हो जाती है, फिर H3 में H2 से कम हो जाती है, H4 में H3 से कम हो जाती है। इस तरीके से कम होते होते जिसमें स्मॉलेस्ट हेडिंग बनती है वो कौन सी हो जाती है, H6 हो जाती है। तो स्मॉलेस्ट हेडिंग किस में आएगा, H6 में, लार्जेस्ट हेडिंग H1 में। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। सॉरी, चलिए अगला देखिए, द रूल्स विद रिगार्ड्स टू कंडक्ट फॉर इंटरनेट यूजर इज नोन एज। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए आचरण से संबंधित नियमों को क्या कहा जाता है। देखिए, जो चीज़ें मतलब जो ये कह रहा है कि इंटरनेट यूज़र के लिए जो रूल्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं नेटिक्वेट। ओके, एक्चुअल में इसका सही नाम क्या होता है, नेट एटिकेट होता है, या इसको इंटरनेट एटिकेट भी बोला जाता है। ओके, ये क्या होता है, मतलब दिशा निर्देश दिए गए होते हैं किस चीज़ के लिए, जब भी हम ऑनलाइन जाते हैं या किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे हैं तो हम सही तरीके से बिहेव कर सकें। ठीक है, या कह लीजिए कि इंटरनेट पर उचित व्यवहार करने के लिए कुछ दिशा निर्देश, ताकि हम डिसिप्लिन्ड जो है बिहेव करें उसके लिए। तो ये 4 तरीके के जो इसमें नेट एटिकेट्स आती हैं, एक होता है बेसिक नेटिकेट्स, सेंडिंग नेटिकेट्स, रिप्लाइंग नेटिकेट्स और कॉन्फिडेंशियली नेटिकेट्स। ओके, बेसिक में जैसे जो नए लोग आते हैं उनकी मदद करें। ठीक है, ईमेल हुआ, कमेंट सेक्शन हुआ, वहाँ पर अपनी अच्छी प्रक्रिया दें, फालतू की बातें ना बोले, जैसे कि आजकल बहुत होता है। ठीक है, तो उसी के लिए कुछ क्या होते हैं, दिशा निर्देश होते हैं। तो इन्हें ही नेट एटिकेट बोला जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, द टैग लाइन डू नॉट एविल इज आउंड बाय। डू नो एविल, वैसे डोंट एविल किसकी टैग लाइन है। तो देखिए, अलग अलग जो वेबसाइट्स हैं या जो भी सर्च इंजन है, इनकी अलग अलग टैग लाइन है। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पे दिया है बिंग की जो टैग लाइन है वो है बी देयर। याहू की टैगलाइन है डू यू याहू। गूगल की टैगलाइन है डोंट बी एविल।
ठीक है, तो ये इसमें याद रखिए किसकी क्या है। अब यूट्यूब और फेसबुक इन दोनों की भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यूट्यूब की अगर मैं बात करूं, जो यूट्यूब की टैगलाइन है वो क्या है, ब्रॉडकास्ट योर सेल्फ। यूट्यूब की क्या है, ब्रॉडकास्ट योर सेल्फ। और फेसबुक की है इट्स फ्री एंड ऑलवेज विल बी। ये फेसबुक की टैगलाइन है। तो ये जो 4-5 जो इंपॉर्टेंट हैं सर्च इंजन है या वेबसाइट्स हैं, इनकी आपको टैगलाइन पता होनी चाहिए, ठीक है, पूछी जा सकती हैं। ओके, तो यहाँ पे डू नो आई विल जो है ये टैगलाइन है गूगल की, सॉरी गूगल। थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, डैश इज नॉट इंक्लूड इन ए थीम इफेक्ट। इनमें से कौन सा जो थीम इफेक्ट में शामिल नहीं होता है, टेक्स्ट कलर, लाइन स्टाइल, फिल या 3D इफेक्ट। जो कि थीम इफेक्ट में शामिल नहीं होता है वो है टेक्स्ट कलर, लाइन स्टाइल, फिल और 3D इफेक्ट्स, तीनों ही जो है थीम इफेक्ट में आते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, Which of the following is a network security system that monitor and control the incoming and outgoing network traffic based on predetermined security rules? इनमें से वो नेटवर्क सिस्टम बताना हमें जो पहले से ही निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर मॉनिटर और नियंत्रित है। हमारी जो भी सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है वो कौन सा है, स्पाईवेयर, एंटीवायरस, फायरवॉल या सर्च इंजन। ओके, वन बाय वन पढ़ते हैं। देखिए स्पाईवेयर क्या होता है। स्पाईवेयर एक ऐसा मालवेयर होता है जो हम किसी के कंप्यूटर में उसकी इजाज़त के बिना इंस्टॉल कर देते हैं। क्यों इंस्टॉल कर देते हैं, या तो उसके डाटा को चोरी करने के लिए या फिर उस पर जो है नज़र रखने के लिए। ठीक है, ये जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं उनमें जो है कह सकते हैं आप कि वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं इसको। जो भी मतलब जो बॉस है वहाँ का वो उसकी कुलीग जो है अगर सही काम कर रही है या नहीं ये चेक करने के लिए उनके उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरीके का होता है स्पाईवेयर। ठीक है, मतलब नज़र रखने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एंटीवायरस क्या होता है, एंटीवायरस क्या करता है, डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय करता है कंप्यूटर वायरसेस को, उसे एंटीवायरस बोला जाता है। अब बचा यहाँ पे फायरवॉल, तो फायरवॉल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फायरवॉल जो है सही है। सर्च इंजन क्या होता है, जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं। तो बहुत सारे सर्च इंजन है जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, ये क्या है, सर्च इंजन है। ठीक है, जहाँ पे हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहती हुए तो हम उसको सर्च कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, डैश इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटिंग दैट परफॉर्म कंप्यूटेशन, स्टोरेज एंड इवन एप्लीकेशन एक्ट एज ए सर्विस नेटवर्क। कंप्यूटिंग का कौन सा प्रकार है जिसमें कंप्यूटेशन, स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरी नेटवर्क में सर्विस के रूप में काम करता है। ओके, देखिए सबसे पहले आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एक ऐसी कंप्यूटिंग होती है, मतलब ऐसा कंप्यूटिंग है जहाँ पे हम अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम बहुत सारे जो है पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उस प्रॉब्लम को। फिर जो है हर एक पार्ट को जो है अलग अलग कंप्यूटर्स के द्वारा सोल्व किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम को सोल्व करने से रिलेटेड जो है हो गया ये, तो ये स्टोरेज से रिलेटेड नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। आगे आती है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग की अगर हम बात करें तो देखिए जब से हमने इंटरनेट को यूज़ करना शुरू किया है तब से कंप्यूटर नेटवर्क की जो फील्ड है उसमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुई है। ठीक है, खास करके अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इनके फील्ड में जो है बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है। लगभग जो है दोनों का कंसेप्ट जो है सेम ही होता है, बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग आजकल ज़्यादा यूज़ होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, इंटरनेट के थ्रू कोई भी सर्विस जो हमें मिलती है उसको हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। ठीक है, और ये सर्विस कैसी भी हो सकती है, चाहे ऑफ साइट स्टोरेज भी हो या कंप्यूटिंग रिसोर्सेज भी हो। सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फेसबुक है। फेसबुक में आपको पता है बहुत सारे यूजर्स हैं, मिलियन यूजर हैं और डेली जो है मिलियन ही फोटो जो है उस पर क्या कहते हैं फेसबुक पे अपलोड होते हैं। ठीक है, या महीने में बहुत सारे अपलोड किए जाते हैं। तो उनकी जो जानकारी होती है वो चीज़ें कहाँ पे स्टोर होती हैं, किसकी वजह से स्टोर होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, या अगर हम बात करें यूट्यूब की तो आपको पता है हर दिन कितनी सारी वीडियोस हैं जो कि क्या होती होंगी, अपलोड होती होंगी। ठीक है, तो उन सबको कौन स्टोर करके रखता है, उनको कौन मॉनिटर करता है, उनको कौन होस्ट करता है, तो वो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है। ठीक है, मतलब जो स्टोरेज होती है ना उसको हम बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग जो है सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें स्टोरेज से रिलेटेड ही था। डैश इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटिंग दैट परफॉर्म कंप्यूटेशन, स्टोरेज एंड इवन एप्लीकेशन एक्ट एज ए सर्विस नेटवर्क। तो क्लाउड कंप्यूटिंग सही हो जाएगा। ओके, चलिए फिर आती है पैरेलल कंप्यूटिंग।
पैरेलल कंप्यूटिंग क्या होती है? पैरेलल कंप्यूटिंग को आप पैरेलल प्रोसेसिंग भी बोल सकते हो। एक ऐसी कंप्यूटिंग जिसमें बहुत सारी प्रोसेसेस जो हैं, प्रोसेसर जो होती हैं वो क्या करती हैं? ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करते हैं। या कह लीजिए कि अगर मैं सिंपल से एक एग्जांपल लूँ, पैरेलल कंप्यूटिंग ये होती है, कोई एक प्रॉब्लम है, उस अकेली प्रॉब्लम को अलग अलग प्रोसेसर्स के द्वारा सोल्व करना। ठीक है, तो आप कह सकते हैं पैरेलल कंप्यूटिंग एक ऐसी कंप्यूटिंग है जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रोसेसरों का यूज करके अकेले प्रॉब्लम को सोल्व करने में किया जाता है। एक अकेली प्रॉब्लम को सोल्व करने में हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंट प्रोसेसर्स का यूज कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं पैरेलल कंप्यूटिंग। ठीक है, या पैरेलल प्रोसेसिंग भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर HTML टैग्स? HTML टैग के लिए करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए, शुरुआत होती है HTML से, और लास्ट में जब हम अपना जो पूरा कोड है उसको पूरा कर लेते हैं तो खत्म भी हम किससे करते हैं? HTML से ही करते हैं। HTML के बाद जो है कौन सा टैग आता है? हेड टैग आता है। शुरुआत होती है और हेड के अंदर ओके, टाइटल नहीं दिया है तो हम डायरेक्ट क्या कर लेते हैं? हेड को बंद करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं? बॉडी को ओपन करते हैं, फिर बॉडी को बंद किया जाता है, देन उसके बाद HTML क्लोज होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो जो करेक्ट है HTML टैग वो है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज टैग यूजेज विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट टू स्पेसिफाई द URL ऑफ द इमेज टू बी डिस्प्लेड? डिस्प्ले किए जाने वाले प्रतिबिंब का URL करने के लिए इमेज टैग किस गुण का प्रयोग करते हैं? यानी कि इमेज टैग में हम किस चीज का यूज करते हैं? SRC, SCR, सोर्स या ऑल्ट? देखिए, अगर हम बात करें इमेज टैग की, तो इमेज टैग में 2 रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स जो हैं होते हैं। तो 2 टैग जो यूज़ होते हैं, एक होता है सोर्स और एक आल्ट भी यूज़ होता है। सोर्स हम क्यों यूज़ करते हैं? जो सोर्स एट्रीब्यूट होता है वो स्पेसिफाई करता है URL ऑफ द इमेज। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ऑल्ट में क्या होता है कि अगर वो इमेज जो है सही तरीके से नहीं आ रही है तो ये उसके लिए होता है। ठीक है, तो सोर्स सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, टू इंसर्ट ए लाइन ब्रेक दिस HTML टैग इज यूज्ड। लाइन ब्रेक के लिए हम किस टैग का यूज करते हैं? तो BR का करते हैं, तो BR सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, विच टैग इज यूज्ड टू इंसर्ट ए हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन द वेब पेज? हॉरिजॉन्टल लाइन को डिस्प्ले करने के लिए इंसर्ट ए हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन द वेब पेज, तो हम किसका यूज करते हैं? HR टैग का यूज करते हैं। ठीक, अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर? निम्नलिखित में से जो है कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा XHTML, क्योंकि फायरफॉक्स, मैक वेब, नेट स्पेस, नेविगेटर ये सब क्या है? वेब ब्राउजर हैं। ठीक है, XHTML जो है क्या है? वेब ब्राउजर नहीं है। ठीक, XHTML क्या होता है? एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये क्या है? एक मार्कअप लैंग्वेज है, या कह लीजिए ठीक है, लैंग्वेज जो है ये हो जाएगी ऑलमोस्ट जो ये HTML की तरह ही होती है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, विच कैरेक्टर इन्फॉर्म ब्राउजर टू स्टॉप टैगिंग द टेक्स्ट? इनमें से कौन सा कैरेक्टर है जो ब्राउजर को टेक्स्ट टैग मतलब टैग से रोकने की सूचना जो है देता है? मतलब टैग को हम खत्म करते हैं। जैसे मैंने कोई भी टैग यूज़ किया है, जैसे बोल्ड टैग यूज़ किया, तो इसको मैं किस चीज़ से ख़त्म करती हूँ? इस तरीके से ख़त्म करती हूँ। या HTML हमने शुरू किया, इसको हम कैसे रोकते हैं? इस तरीके से ख़त्म करते हैं। तो वो वही बोल रहा है कि टेक्स्ट को रोकने की सूचना हम किस टैग से देखते हैं? तो सेकेंड ऑप्शन इस तरीके से स्लैश जो है ये हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द फर्स्ट टैग इन एनी HTML डॉक्यूमेंट? किसी भी HTML में पहला टैग क्या होना चाहिए? तो HTML होना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। द डैश टैग along with its associated tag and attribute is used in 2 ways to separate different block of content and to present content in the form of table। देखिए, टैग को 2 प्रकार से जो है यूज किया जाता है, एक विषय वस्तु के विभिन्न ब्लॉकों को पृथक करने के लिए और दूसरा सारणी के रूप में। तो कौन सा टैग यूज करते हैं? टेबल टैग यूज करते हैं। दो तरीके से हम टेबल में जो है 2 टैग यूज करते हैं ना, कौन कौन सा?
जैसे टीडी टैग है, ये हम इसमें टीडी टैग जो हम यूज़ करते हैं टेबल में, ये किसके लिए, जो टेबल सेल होती हैं उसके लिए, ठीक है। दो प्रकार से इसने यही कहा है, एक ब्लॉकों को अलग करने के लिए, एक विषय वस्तु को सारणी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए। तो टीडी हम यूज़ करते हैं किस लिए, टेबल सेल के लिए। ऐसे टी रो यूज़ किया जाता है, डिफाइन ए टेबल रो, जब हमें टेबल रो को डिफाइन करना होता है। एक टीएच एलिमेंट होता है जो कि टेबल हेडर को डिफाइन करता है। ओके, तो ये अलग अलग जो है टेबल में यूज़ किए जाते हैं। बॉडी में आपको पता है और कोई हम यूज़ नहीं करते, बॉडी में हमें जो भी डालना होता है वो डालते हैं। उसके अंदर अगर हमें टाइटल डालना है तो वो डाल सकते हैं, और फिर टाइटल क्लोज करके, सॉरी बॉडी में नहीं डलता है वो, बॉडी में तो हम अलग अलग टैग्स डालते हैं जो भी हम यूज़ करते हैं। ओके, वो हेड में होता है टाइटल, टैक्स में नहीं, नेम में नहीं, तो टेबल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। अगला देखिए, वेब पेजेस आर क्रिएटेड बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब किसका यूज़ करके वेब पेजेस का निर्माण किया जाता है। तो HTML का यूज़ करते हैं, ठीक है, HTML का यूज़ करके क्या किया जाता है, वेब पेजेस का निर्माण किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो है सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टूल और प्रोग्राम हेल्प इन सर्चिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट में किसी फाइल को खोजने में जो टूल प्रोग्राम होता है वो कौन सा होता है, क्यू बेसिक, मोज़ैक, वेबजीन या आर्ची। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्ची, फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, आर्ची जो है हम यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, VoIP इन कंप्यूटर साइंस स्टैंड्स फॉर, तो वॉइस ओवर IP यानी कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल यहाँ पे सही हो जाएगा, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, वेरिफिकेशन ऑफ ए लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज, जिससे वेरीफाई करते हैं लॉगिन और पासवर्ड को, उसको क्या बोलते हैं, ऑथेंटिकेशन बोला जाता है उसको, ठीक है, ऑथेंटिकेशन। कॉमनली यूज्ड एब्रीविएशन SEO इन कंप्यूटर साइंस स्टैंड्स फॉर, SEO ये होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच मैकेनिज्म इज यूज्ड बाय द कंप्यूटर वायरस वर्म टू डुप्लीकेट इट्स सेल्फ, मतलब कंप्यूटर वायरस द्वारा स्वयं की पुनरावृत्ति के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्पैन का, SPAWN स्पॉन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस जनरली फाउंड इन द हार्ड डिस्क रूट डायरेक्टरी बट इट कीप्स ऑन चेंजिंग लोकेशन, कौन सा वायरस है जो कि हार्ड डिस्क में पाया जाता है और अपनी स्थिति जो है वो परिवर्तित करता रहता है। तो जो हार्ड डिस्क में पाया जाता है वो है वियना, ठीक है। ओके, अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज्ड बाय लोकल ईमेल क्लाइंट टू रिट्रीव ईमेल फ्रॉम ए रिमोट सर्वर ओवर ए TCP/IP कनेक्शन। इनमें से कौन सा है जो कि हम यूज करते हैं किसके लिए, सर्वर से ईमेल को पुनर्प्राप्त करने के लिए। ओके, यहाँ पे पूछा गया है रिट्रीव करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं। कह लीजिए कि मैसेज को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि कौन सा प्रोटोकॉल है जिसको हम एज ए मैसेज एक्सेस एजेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं, या मैसेज को रिट्रीव करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें दो हम यूज़ करते हैं, एक होता है मैसेज को सेंड करने के लिए और दूसरा रिट्रीव करने के लिए। तो देखिए, सेंड करने के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र। क्या होता है, ये ट्रांसफ़र एजेंट होता है, मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट होता है। और POP जो होता है वो क्या होता है, मैसेज एक्सेस एजेंट होता है, ठीक है। तो POP 3 का जो हम यूज़ करते हैं टू रिट्रीव एंड ऑर्गेनाइज मेल फ्रॉम मेल बॉक्स। ओके, तो POP जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, DNS इज ए नेटवर्किंग टर्म दैट रेफर्स टू DNS। DNS की फुल फॉर्म क्या होती है, डोमेन नेम सिस्टम होती है। क्लास A, क्या बोला, देखिए एक मिनट, क्लास A IP एड्रेस यूजेज बिट्स फॉर नेटवर्क ID। नेटवर्क आईडी के लिए जो क्लास A है उसमें कितने बिट का जो है IP एड्रेस उसके द्वारा यूज़ किया जाता है। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो नेटवर्क क्लास A के लिए जो ID एड्रेस होता है वो होता है 8 बिट का, ठीक है, 8 बिट का जो है एड्रेस हो जाएगा। और टोटल अगर हम इसमें देखें तो कितने बिट होती हैं, 32 बिट होती हैं। तो नेटवर्क आईडी और दो उसमें डिवाइड होती है ना, जो भी हमारा IP एड्रेस होता है वो दो उसमें डिवाइड करते हैं, एक होती है नेटवर्क आईडी और दूसरी कौन सी होती है, होस्ट आईडी होती है।
क्लास ए में जो नेटवर्क आईडी होती है वो कितने बिट की होती है, 8 बिट की होती है, और होस्ट आईडी कितने की हो जाएगी, 24 बिट की हो जाएगी। क्लास बी में क्या होता है, जो नेटवर्क आईडी होती है वो 16 बिट की होती है, और जो होस्ट आईडी होती है वो भी कितने बिट्स की हो जाएगी, 16 बिट की हो जाएगी। क्लास सी में क्या होता है, जो फर्स्ट क्लास सी में क्या हो जाता है, 24 जो होते हैं वो नेटवर्क के लिए यूज़ होते हैं, और 8 जो होते हैं वो होस्ट आईडी के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों का याद रखिएगा। नेटवर्क में 8 24, सेकंड वाले में 16 16, और तीसरे वाले में 24 8 जो है हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखिए, टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस क्लास इज। ओके, टोटल नंबर ऑफ मतलब कितनी क्लास होती हैं आईपी एड्रेस की, 5 क्लास होती हैं, ए बी सी डी और ई, 5 क्लासेस होती हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। इन क्लास ए आईपी एड्रेस नंबर और नेटवर्क आईडी बाइट यूज टू आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ। नेटवर्क आईडी के लिए वर्ग ए आईपी कितने बाइट का उपयोग करता है, यहाँ पे बाइट का पूछा है, तो हमने बड़ा 8 बिट का यूज करता है ना नेटवर्क आईडी, 8 बिट में मतलब यानी कि 1 बाइट में 8 बिट होती हैं, तो 1 बाइट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल 1 बाइट। क्लास बी आईपी एड्रेस यूजेस डैश बिट्स फॉर नेटवर्क आईडी, तो यहाँ पे नेटवर्क आईडी के लिए कितनी बिट यूज करता है, क्लास बी 16 बिट्स का यूज करता है, तो 16 बिट हो जाएंगे, 16 ही होस्ट के लिए यूज करता है। Which of the following constituent of IPv4 datagram header is not included in IPv6 datagram header? मतलब IPv4 का जो इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो वर्जन 4 है उसका कौन सा भाग है जो कि वर्जन 6 के डाटाग्राम हेडर में नहीं होता है। ठीक है, देखिए IPv4 और IPv6 में दोनों में वर्जन होता है, सोर्स एड्रेस भी होता है, डेस्टिनेशन एड्रेस भी होता है। ठीक है, लेकिन जो नहीं होता है वो है फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट। फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट जो है ये IPv4 में होता है, बट IPv6 में ये प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल प्रोटोकॉल। इनमें से जो ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है, IMAP, POP, SMTP, FTP। देखिए POP, SMTP और IMAP ये तीनों ही ईमेल प्रोटोकॉल है, लेकिन FTP नहीं है, ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। अगर जब हम कोई फाइल को ट्रांसफर करते हैं उसके लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है। विच नेटवर्क प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल। सेंड ईमेल के लिए मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, सेंड के लिए SMTP का यूज करते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। SMTP इन कंप्यूटर साइंस स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। द एड्रेस ऑफ ए कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क इज नोन एज। किसी नेटवर्क पर जो कंप्यूटर का पता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं IP एड्रेस। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा IP एड्रेस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन डेसिमल डॉटेड नोटेशन ऑफ एन IP एड्रेस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईच कंपोनेंट कैन बी। ओके, क्या कह रहा है, एक IP पते के दशमलव बिंदु अंकन में प्रत्येक घटक का अधिकतम मूल्य क्या हो सकता है। तो देखिए क्लास हमने पढ़ी IP एड्रेस की, डॉट से हम दिखाते हैं, तो उसमें जो मैक्सिमम पूछा है इसमें, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 255 हो सकता है, और मिनिमम अगर आपसे पूछा जाए मिनिमम वैल्यू फॉर दिस IP एड्रेस के लिए, तो वो होती है 0। ठीक है, 0 जो है वहाँ पर सही हो जाएगा, तो 255 यहाँ पे करेक्ट होगा। हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन TCP IP मॉडल, तो 5 लेयर्स। IP एड्रेस ऑफ ए सिस्टम चेंज विद द चेंज इन। किसी सिस्टम के IP एड्रेस को कैसे चेंज कर सकते हैं, तो कैसे चेंज कर सकते हैं, किससे किया जाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। द डिजाइनर ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल डिफाइंड एन IP एड्रेस एज ए डैश बिट नंबर। एक IP एड्रेस को इंटरनेट प्रोटोकॉल के डिजाइनरों के एक डैश बिट संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो 32 बिट के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। हाउ मेनी बिट्स डज एन IP एड्रेस कंटेन। कितनी बिट्स जो है कंटेन करता है IP एड्रेस, 32 होती है, जैसे हमने पढ़ी ना कि इतनी नेटवर्क के लिए, इतनी होस्ट ID के लिए, तो 32 बिट्स हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पूछा गया है, W3C स्टैंड्स फॉर, W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है, व्हाट इज द एड्रेस गिवन टू ए कंप्यूटर कनेक्टेड टू ए नेटवर्क कॉल्ड। नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर को दिए जाने वाली एड्रेस को क्या कहा जाता है, IP एड्रेस। तो इसमें ना ज़्यादातर क्वेश्चन नेटवर्क, मतलब हमने जो पूरा जो फोकस है वो किस पर है, कंप्यूटर नेटवर्क के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में, चाहे KVS हो, PGT कंप्यूटर हो या कोई अदर एग्जाम हो, उसमें जो पूछे गए हैं उन्हीं पर है। ठीक है, आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। इनमें से कौन सा है जो कि एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है।
टीसीपी और यूडीपी क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। आईपी जो है नेटवर्क प्रोटोकॉल है। तो बच्चा क्या, एचटीटीपी ये एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, ठीक है। पोर्ट एड्रेस इन टीसीपी आईपी इज डैश बिट्स लॉन्ग। तो पोर्ट एड्रेस कितने बिट्स का होता है, 16 बिट्स का होता है पोर्ट एड्रेस टीसीपी आईपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ये तो हो चुका है, एचटीटीपी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल मे बी यूज्ड फॉर एक्सेसिंग वर्ल्ड वाइड वेब। इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा हम वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंच सकते हैं, तो वो है एचटीटीपी, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। द एड्रेस ऑफ ए रिसोर्स ऑन द नेट इज नोन एज। नेट पर किसी संसाधन का पता क्या कहलाता है, यूआरएल कहलाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एचटीटीपी इज नॉट करेक्ट, इट यूजेस पोर्ट 443 बाय डिफॉल्ट। जो बताना है सत्य नहीं है, ओके ये सही है। इट एनक्रिप्ट डाटा एट द एप्लीकेशन लेवल, ये भी सही, एप्लीकेशन लेवल पे यूज करते हैं। अब एप्लीकेशन पे लेवल पे यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली नेटवर्क लेवल पे तो नहीं यूज कर सकते, तो थर्ड ऑप्शन सही नहीं होगा। इट स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी सही है, ठीक है। डैश एन एग्जांपल ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन। तात्कालिक संदेश प्रेषण का जो उदाहरण है इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन, तो वो है हैंगआउट, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज ए स्कीम विच www ब्राउजर्स यूजेस टू लोकेट साइट ऑन द इंटरनेट। तो यूआरएल इज एन एड्रेसिंग स्कीम, ठीक है। यूआरएस क्या है, एड्रेसिंग स्कीम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रोड्यूस इंटरैक्टिव डाटा ड्रिवन वेब एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट। मतलब कौन सा है जहाँ पे हम इंटरनेट का यूज़ परस्पर क्रिया डाटा उन्मुख वेब अनुप्रयोग उत्पन्न करने के लिए करते हैं, तो वो है डाटा ड्रिवन वेब एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट, ASP। ASP क्या होता है, ASP स्टैंड्स फॉर एक्टिव सर्वर पेजेस, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेवलप करते हैं वेब पेजेस को। ASP जो है बहुत सारी डिफरेंट डेवलपमेंट मॉडल को सपोर्ट करता है, जैसे क्लासिक ASP हो गया, ASP.NET हो गया, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर सही हो जाएगा ASP। ए प्रोग्राम दैट सर्व्स रिक्वेस्टेड HTML फाइल एंड पेज इज। प्रोग्राम जो HTML फाइल और पृष्ठों को सर्व करता है उसको हम वेब पेज बोलते हैं, ठीक है। यूजनेट सर्विस अनेबल ए ग्रुप ऑफ इंटरनेट यूजर्स। इंटरनेट यूजर्स के समूह के लिए यूजनेट सर्विस सक्षम है फॉर फाइल ट्रांसफर, रिमोट लॉगिन, टू एक्सचेंज व्यू या टू बूट रिमोट कंप्यूटर। यूजनेट सर्विस क्यों ज़रूरत है, तो राइट आंसर हो जाएगा टू एक्सचेंज व्यू इंफॉर्मेशन ऑन सम कॉमन टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। चूज ओड वन आउट, इंटरनेट, साइबर स्पेस और www, ये तीनों जो हैं किससे रिलेटेड हो जाएंगे, नेटवर्क से, मतलब जो नेटवर्क से रिलेटेड हो जाएगी ना। HTML अलग चीज़ हो जाएगी, ये मार्कअप लैंग्वेज है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। टेलनेट सर्विस अनेबल एन इंटरनेट यूजेस फॉर। टेलनेट सर्विस इसका मतलब क्या होता है, रिमोट लॉग इन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रोवाइड रिमोट एक्सेस टू सर्वर्स एंड नेटवर्किंग डिवाइस। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सर्वर और नेटवर्किंग युक्तियों को सुदूर अभिगमन देने के लिए किया जाता है। ओके, रिमोट एक्सेस है ना, तो अभी हमने पढ़ा ना रिमोट लॉगिन, तो ये टेलनेट हो जाएगा। रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन इज फेमस फॉर डेवलपिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मतलब रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन ने किसको डेवलप किया है, ईमेल को, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि इंटरनेट में ईमेल का पता bluter@mass.organization है, तो mass.organization क्या है, तो ये डोमेन नेम है, तो डोमेन का नाम है ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्री एनसाइक्लोपीडिया रिटन कोलाबरेटिवली बाय द पीपल हु यूज इट। इनमें से कौन सा मुफ्त का एनसाइक्लोपीडिया है जिसे इसका उपयोग करने वाले लोगों ने आपस में ईमेल कर तैयार किया है, तो वो है विकिपीडिया, ठीक है। हु इन्वेंटेड ईमेल। देखिए अब इसमें क्या कर दिया इन्होंने, ऑप्शंस जो हैं चेंज कर दिए। देखिए ईमेल को अगर हम देखें ARPANET पे, मतलब पहला जो ईमेल प्रोग्राम था ARPANET सिस्टम में, वो इम्प्लीमेंट किया था किसने, जो हमने अभी ऊपर नाम पढ़ा, रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन ने। कब, 1971 में। फिर 1978 में एक 14
बॉय था जिसका नाम था वी ए शिवा अय्यादुरई। इन्होंने डेवलप किया था एक कंप्यूटर प्रोग्राम, ओके, और इस प्रोग्राम का नाम था ईमेल, ओके। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा वी ए शिवा अय्यादुरई, ओके। तो अब को ये देखना है कि क्या जो है नाम उसमें दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग लगाना है, ओके। चलिए और भी पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक और नाम दिया गया है जेम्स गॉजलिंग। जेम्स गॉजलिंग क्या इन्वेंट किया था इन्होंने? जो जावा लैंग्वेज है उन्हें मतलब उसे डेवलप किया था, सॉरी डेवलप किया था जेम्स गॉजलिंग ने। फिर टिम बर्नर्स ली है, तो वर्ल्ड वाइड वेब पूछा जाता है ना किसने किया था, तो ये वर्ल्ड वाइड वेब को डेवलप किया था टिम बर्नर्स ली, एंड दूसरे थे रॉबर्ट कैलियो, ओके। और विंटन सर्फ का नाम किससे रिलेटेड है? जो हमने टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल पढ़ा है ना, 1970 में आया था, इसको डिज़ाइन किया था दो साइंटिस्ट थे, विंट सर्फ और बॉब कान। एक था विंट सर्फ और दूसरा था बॉब कान। इन्होंने जो था इसको क्या किया था, डिज़ाइन किया था टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स को, ठीक है। तो यहाँ पे वी ए शिवा अय्यादुरई सही हो जाएगा। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग जनरली रेफर्स टू द क्लास ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम ऑन द वेब दैट आर एग्जीक्यूटेड क्लाइंट साइड बाय। क्लाइंट साइड लिपि आमतौर पर वेब पर कंप्यूटर प्रोग्राम को निम्नलिखित द्वारा क्लाइंट साइड पर क्रियान्वित करने को संदर्भित करती है। तो कौन सा आ जाएगा? वेब ब्राउज़र जो है क्लाइंट साइड हो जाएगी, ठीक है, ओके। आगे देखिए सफारी क्या है? एक वेब ब्राउज़र है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्राउज़र? तो सफारी हो जाएगा, लाइनेक्स नहीं है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ मैकोस ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउज़र? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउज़र है, क्रोम भी है, ओपेरा भी है। हैडूप जो है ये वेब ब्राउज़र नहीं है। अगर ये ब्राउज़र नहीं है तो फिर क्या है? देखिए हैडूप क्या है, एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क होता है जो आपको अलाउ करता है टू स्टोर एंड प्रोसेस बिग डाटा इन ए डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट, ओके। तो ये स्टोर के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोसेस बिग डाटा, तो हैडूप यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है विच ऑफ दिस इज नॉट ए वेब ब्राउज़र? तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है बिकॉज। नेक्स्ट है टू व्यू इंफॉर्मेशन ऑन द वेब यू मस्ट हैव ए। वेब पर जानकारी देखने के लिए क्या होना ज़रूरी है? वेब ब्राउज़र का होना ज़रूरी है, तभी हम जो है वेब पर कुछ भी देख सकते हैं। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट इंटरनेट यूज़र्स? तो सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़र किस कंट्री में है? चाइना में है, सर्वाधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता, ठीक है, सबसे ज़्यादा चाइना में, और सेकंड नंबर पे आता है फिर इंडिया के बाद यूएस, ठीक। चलिए अगला देखिए, सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइन यूज्ड फॉर इंटरनेट टेक्निकली इज कॉल्ड नेटिकेट। ये वाली स्पेलिंग सही रहेगी इसमें, फर्स्ट वाली। डैश इज ए ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड गवर्नमेंटल एकेडमिक कॉर्पोरेट पब्लिक एंड प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क। आपस में जुड़े सरकारी, शैक्षणिक, कॉर्पोरेट, सार्वजनिक और निजी कंप्यूटर की एक वैश्विक प्रणाली क्या है? इंटरनेट है, ठीक है। इंटरनेट इनिशियली स्टार्टेड एज मतलब इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो ये डिफेंस के लिए यूज़ किया गया था सबसे पहले, नेटवर्क फॉर द डिफेंस फोर्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, जो ARPANET था वो। कॉमनली यूज्ड एब्रीविएशन ISP इन कंप्यूटर। ISP क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। द फर्स्ट नेटवर्क दैट प्लांटेड द सीड्स ऑफ इंटरनेट वॉज। इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क कौन सा था? ARPANET था, ठीक है। ARPANET की जो है फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो ARPANET की फुल फॉर्म क्या होती है? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ओके। तो ARPA क्या था? एक मतलब डिफेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड था ये। तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा भी, नेटवर्क जो था सबसे पहले डिफेंस के लिए यूज़ किया गया था, यूएस में डिफेंस डिपार्टमेंट में यूज़ किया गया था, ठीक है। कब? 1960s में, ओके। चलिए अगला देखिए, द प्राइमरी टूल यूज्ड इन स्ट्रक्चर्ड डिज़ाइन इज। संरचित डिज़ाइन में उपयोग किया जाने वाला प्राथमिक उपकरण कौन सा है? तो वो हो जाएगा द प्राइमरी टूल इन स्ट्रक्चर्ड डिज़ाइन इज स्ट्रक्चर्ड चार्ट। स्ट्रक्चर चार्ट हो जाएगा। स्ट्रक्चर चार्ट में जो भी हम प्रॉब्लम होती है उसको किस तरीके से ट्री की फॉर्म में जो है डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। जो भी मॉड्यूल्स होते हैं उसको ट्री की फॉर्म में जो है लगाया जाता है,
और तो ये प्राइमरी टूल होता है फॉर यूज्ड इन स्ट्रक्चर डिज़ाइन। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन स्ट्रक्चर चार्ट सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू ऑफ सिस्टम एनालिसिस, इनमें से जो सिस्टम एनालिसिस के लिए सही है वो बताना। दे मे बी लुक्ड अपॉन एज एन इंटरमीडिएरी बिटवीन यूजर एंड प्रोग्राम्स, उन्हें उपयोगकर्ता और प्रोग्रामर के बीच के मध्यस्थ के रूप में देखा जाता है। बिल्कुल सिस्टम एनालिसिस में यही होता है, जो भी क्या कहते हैं उपयोगकर्ता है या जो प्रोग्रामर है उनके बीच जो कम्युनिकेशन होती है उससे रिलेटेड हो जाएगा ये। देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एनालाइज एंड डिज़ाइन सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्या सिस्टम एनालिसिस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम को एनालाइज करने या डिज़ाइन से रिलेटेड है? नहीं, डिज़ाइन अलग चीज़ है तो सिस्टम एनालिसिस अलग हो जाएगी। दे आर हैविली इन्वॉल्व विद द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ, ये शामिल है, तो बिल्कुल है। तो फर्स्ट और 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, तो बोथ 1 and 3 करेक्ट होगा। A ring refers to a record chain, the last of which refers to the first record in the chain is called। एक रिंग एक रिकॉर्ड श्रृंखला को संदर्भित करती है जिसमें से आखिरी रिकॉर्ड श्रृंखला पहले रिकॉर्ड को संदर्शित करता है, जिसे क्या कहा जाता है? क्या बोलेंगे? मतलब फर्स्ट और लास्ट सीम जो होता है उसको पॉइंटर बोलेंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर इन द फेलियर ऑफ द सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सिस्टम विकास परियोजनाओं की विफलता में से कौन सा कारक नहीं है? उसे कौन सा कारक नहीं है? उपयोग इन एडिकेट यूजर इन्वॉल्वमेंट, अपर्याप्त उपयोगकर्ता भागीदारी, साइज ऑफ द कंपनी, फेलियर ऑफ सिस्टम इंटीग्रेशन, कंटिन्यू ऑफ ए प्रोजेक्ट दैट शुड हैव बीन कैंसल्ड। ओके, इसने कहा है कि कौन सा जो है सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के फेल होने में फैक्टर नहीं है, तो वो है साइज ऑफ द कंपनी। कंपनी का आकार से थोड़ी ना कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। ओके, या तो इन एडिकेट यूजर इन्वॉल्वमेंट हो जाए या सिस्टम फेलियर हो जाए। ठीक है, या एक प्रोजेक्ट की निरंतरता जिसे रद्द कर दिया जाना चाहिए। टू रन द ओल्ड सिस्टम एंड द न्यू सिस्टम एट द सेम टाइम फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड, द सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच यूजेज एज अ। ओके, सेम टाइम पे हम कर रहे हैं नई और पुरानी को, तो इसको बोला जाता है पैरेलल अप्रोच। द फेज ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट एसोसिएटेड विद क्रिएशन ऑफ टेस्ट डाटा एज अ, तो राइट आंसर हो जाएगा सिस्टम एक्सेप्टेंस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज नॉट यूज्ड ड्यूरिंग सिस्टम एनालिसिस, कौन सी चीज़ है जो कि सिस्टम एनालिसिस के दौरान यूज़ नहीं होती है? स्ट्रक्चर चार्ट भी यूज़ होगा। ठीक है, वो तो प्राइमरी चीज़ होती है। उसके बाद डाटा फ्लो डायग्राम भी यूज़ करते हैं, डिसीजन टेबल भी यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश जो है यूज़ नहीं किया जाता है सिस्टम एनालिसिस के दौरान। Which of the following appropriately explain the desirable characteristics of good system design? इनमें से कौन सा जो उचित प्रणाली डिजाइन की वांछनीय विशेषता को उचित रूप से समझाता है? तो वो है मॉड्यूलर अप्रोच। तो मॉड्यूलर अप्रोच सही हो जाएगा गुड सिस्टम डिज़ाइन के लिए। मॉड्यूलर अप्रोच में क्या होगा? जो भी प्रॉब्लम्स है उसको डिवाइड करके रखा जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में, तो वो मॉड्यूलर अप्रोच हो जाएगी। तो ये एक गुड सिस्टम डिज़ाइन के लिए मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है। लॉन्ग डिस्कशन या प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की बजाय मॉड्यूलर अप्रोच जो है ज़्यादा बेटर है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सिस्टम डिज़ाइन फोकस ऑन ऑपरेशनल फेजिबिलिटी, डेवलपिंग एंड यूजर इन्फॉर्मेशन नीड और इकोनॉमिक एंड टेक्निकल फेजिबिलिटी। तो तीनों पर ही होता है, तो ऑल ऑफ दी अब सही हो जाएगा। तो अभी हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, सिस्टम क्वालिटी रिलेट्स टू इट्स, सिस्टम क्वालिटी किससे रिलेट करती है? एफिशिएंसी, मेंटेनेबिलिटी, रिलायबिलिटी, तीनों से ही, तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ए मॉडल इज यूज्ड टू एनालाइज ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम बिकॉज इट, एक जटिल प्रणाली का विश्लेषण करने का एक मॉडल का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह क्या करता है? आमतौर पर कंप्यूटर आधारित होता है, मूल प्रणाली की तुलना में वास्तविकता की करीब या केवल आवश्यकताएं सुविधाएं देते हैं और हेर करने में आसानी होती है। ओके, तो मॉडल क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हमें क्या कर सके, कंटेन ओनली द एसेंशियल फीचर जो हमें ज़रूरत है, और ईजी जो है उसको हम ईजिली हम उसको मैनिपुलेट भी कर सके, चेंज भी कर सके। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, तभी हम मॉडल का यूज़ करते हैं। ठीक है, द सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन ए सिस्टम स्टडी, सिस्टम स्टडी के लिए जो स्टेप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले कौन सा आता है? प्रॉब्लम डेफिनेशन, प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। उसके बाद सिस्टम एनालिसिस होता है। ठीक है, सिस्टम एनालिसिस है और फोर्थ ऑप्शन ये दे दिया। ओके, देन प्रोग्रामिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। देखिए, पहले हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, बिल्कुल सही है। फिर सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, तो ये इसमें भी है सिस्टम डिज़ाइन। फिर सिस्टम को एनालिसिस करते हैं, सिस्टम एनालिसिस एंड सिस्टम। ओके, पहले देखिए सिस्टम डिज़ाइन से पहले हमें एनालिसिस करना होगा, तभी सिस्टम डिज़ाइन हो पाएगा। ओके, उसके बाद जब डिज़ाइन हो गया सिस्टम, तो उसकी प्रोग्रामिंग करेंगे, प्रोग्रामिंग के बाद उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले डिफाइन, फिर एनालाइज, फिर डिज़ाइन, फिर प्रोग्रामिंग एंड देन इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इन SDLC, SDLC का जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है?
जांच करना होता है ना, एनालाइज करना होता है। एकदम से तो हम डाटाबेस को डिज़ाइन नहीं कर देंगे या सिस्टम को डिज़ाइन नहीं करेंगे। सबसे पहले हम जो भी हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको एनालाइज करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस। स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड डिज़ाइन यूजेस, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड जो एंड डिज़ाइन है वो क्या यूज़ करती है, तो वो डायग्राम लाइक DFD, डाटा फ्लो डायग्राम जो होते हैं उनको यूज़ करती हैं। पीयर रिव्यू इज़ एन एड टू, पीयर रिव्यू किसके लिए सहायक है? तो देखिए सबसे पहले तो पीयर रिव्यू ही पता होना चाहिए पीयर रिव्यू होता क्या है। देखिए पीयर रिव्यू का अगर हम मतलब देखें तो पीयर रिव्यू मीन्स होता है पीयर रिव्यू इज़ डिज़ाइन टू एक्सेस द वैलिडिटी, क्वालिटी एंड ओरिजिनलिटी ऑफ द आर्टिकल फॉर पब्लिकेशन। मतलब किसी भी चीज़ के वैलिडिटी, क्वालिटी और ओरिजिनलिटी के लिए जो है यूज़ किया जाता है। तो पीयर रिव्यू किस में सहायक होता है? प्रोग्राम्स में सहायक होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एड टू सिस्टम डिज़ाइन शुड प्राइमरीली, सिस्टम डिज़ाइन की सहायता मुख्य रूप से होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए सिस्टम डिज़ाइन की सहायता? डाटा और गतिविधि दोनों का विश्लेषण करने में, दस्तावेजीकरण यानी कि हेल्प इन डॉक्यूमेंटेशन, या कोड उत्पन्न करने में। तो सिस्टम डिज़ाइन की सहायता मुख्य रूप से होनी चाहिए किसमें? हेल्प इन डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, प्रोटोटाइपिंग मतलब क्या होता है? किसी का एक वर्किंग मॉडल बना देना। ठीक है, तो वो हो जाएगा क्रिएटिंग, डेवलपिंग एंड डिफाइनिंग ए वर्किंग मॉडल ऑफ द फाइनल ऑपरेशनल सिस्टम। मतलब कोई भी चीज़ फाइनल करने से पहले उसका एक प्रोटोटाइप बना देना, अलग से एक कह सकते हैं एक ऐसा ही मॉडल तैयार करना उसके जैसा ही कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं, ये चेक करने के लिए। What stage of the manufacturing process has been described as the mapping of function onto form? किस प्रक्रिया मतलब फॉर्म पर फंक्शन का मानचित्रण के रूप में वर्णित किया जाता है? तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैज़ टू डिस्कस मैपिंग ऑफ फंक्शन ऑन टू फॉर्म, तो डिज़ाइन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। सिस्टम प्रोटोटाइपिंग हेल्प द डिज़ाइनर, सिस्टम प्रोटोटाइपिंग किस में हेल्प करती है? तो ये भी हमने पढ़ा। कम्युनिकेट टू द यूज़र क्विकली हाउ द सिस्टम व्हेन डेवलप्ड विल लुक लाइक एंड गेट ए फीडबैक। ओके, इसमें हम क्या कर सकते हैं? प्रोटोटाइप में हम क्या करते हैं, मतलब जो मेन हमारा मॉडल होता है उसको तैयार नहीं करके, अकेले जो मेन सॉफ्टवेयर अगर हम तैयार कर रहे हैं उसको तैयार ना करके एक ऐसा उसका उसी की तरीके से कुछ ऐसी चीज़ बना देना, वर्किंग मॉडल बना देना जिसमें हम यूज़र के साथ कम्युनिकेट कर पाए, उसे दिखा पाए कि कुछ इस तरीके का जो है मॉडल तैयार होगा, और उससे उसकी फीडबैक लेना। अगर उसमें कुछ चेंज है तो वो आप इजीली उसमें कर भी सकते हैं, क्योंकि जो फाइनल मॉडल है या फाइनल सॉफ्टवेयर है वो अभी तक तैयार नहीं हुआ है, सिर्फ उसका जो नकली जो रूप होता है वो तैयार किया गया, प्रोटोटाइप जो है उसको बनाया गया अभी। ठीक है, डैश इज नॉट ए टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर टेस्ट, इनमें से जो कंट्रोल स्ट्रक्चर टेस्टिंग है उसका जो टाइप नहीं है वो बताना है। तो देखिए जो टाइप नहीं है, देखिए कंट्रोल स्ट्रक्चर टेस्टिंग में अगर हम देखिए तो कौन कौन सी आती है? कंडीशनल टेस्टिंग आती है, सिंपल लूप टेस्टिंग भी होती है, नेस्टेड लूप टेस्टिंग होती है, इसके अलावा कंकैटिनेट लूप टेस्टिंग होती है, ब्रांच टेस्टिंग है, पाथ टेस्टिंग है, इक्विवेलेंस एनालिसिस जो है नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, कंट्रोल स्ट्रक्चर टेस्टिंग को हम और क्या बोल सकते हैं? वाइट बॉक्स टेस्टिंग बोलते हैं। ओके, जो इक्विवेलेंस एनालिसिस है वो कैसी टेस्टिंग है? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है। तो टेस्टिंग हमने पढ़ी है तो उसी से ये रिलेटेड है। ए सिस्टम डिज़ाइन इज सेट टू बी फंक्शनली मॉड्यूलर इफ, एक सिस्टम डिज़ाइन को कार्यक्रमक से मॉड्यूलर कब कहा जाता है? जब उसमें हर एक मॉड्यूलर जो है एक स्पेसिफिक फंक्शन को जो है परफॉर्म करे। ईच मॉड्यूल परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन एंड कैन बी डेवलप्ड रिलेटिवली इंडिपेंडेंटली बाय प्रोग्रामर्स। Okay, which of the following appropriately explain the desirable characteristics of a good system design? Good system design के लिए जो सही वो है कौन सी रहेगी? मॉड्यूलर अप्रोच जो है गुड सिस्टम के लिए सही है, तो मॉड्यूलर अप्रोच सही हो जाएगा। टू फाइनाइट स्टेट मशीन्स आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ, दो फाइनाइट स्टेट मशीनों को बराबर कब माना जाता है? जब दे रिकॉग्नाइज द सेम सेट ऑफ टोकन्स, वे टोकन के एक ही सेट को जब पहचानते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड टू बी ए टूल टू द यूज इन सिस्टम डिजाइन फेज, इनमें से कौन सा है जो सिस्टम डिजाइन फेज में यूज नहीं किया जाता? DFD डाटा फ्लो डायग्राम भी यूज करते हैं, डिसीजन टेबल भी, सिस्टम फ्लो चार्ट भी, पाई चार्ट नहीं यूज करते ना। ठीक है, तो पाई चार्ट हो जाएगा। डैश एक्सप्रेसली डिजाइंड फॉर द सपोर्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिवली डिसीजन मेकिंग, व्यक्तित्व और सामूहिक निर्णय लेने के लिए स्पष्ट रूप से जो डिजाइन किया गया है वो बताना है।
तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा DSS। DSS मतलब होता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एक कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम होता है जिसका यूज़ किया जाता है टू सपोर्ट डिटर्मिनेशंस, जजमेंट एंड कॉसेज ऑफ एक्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन और ए बिजनेस। ठीक है, इन सब में क्या करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। द नेक्स्ट मेजर स्टेप बिफोर सिस्टम डिज़ाइन एंड आफ्टर फेजिबिलिटी स्टडी। ओके, जो नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती है उसमें जो फेजिबिलिटी स्टडी के बाद का जो नेक्स्ट कदम होता है वो क्या होते हैं, एनालिसिस करना होता है। तो एनालिसिस सही हो जाएगा यहाँ पे, एनालिसिस एक्टिविटी। ए डिज़ाइन डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन टेक इम्प्लीमेंटेशन डिस्क्रिप्शन, प्रोटोकॉल डिस्क्रिप्शन एंड बोथ। तो बोथ सही हो जाएगा। ठीक है, पहले इम्प्लीमेंटेशन डिस्क्रिप्शन भी चाहिए और उसके लिए जो रूल्स हैं, मतलब प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, किसी पर्टिकुलर सिस्टम के जो है रूल्स रेगुलेशंस वही होते हैं। आगे है NHPP। NHPP की फुल फॉर्म बतानी है तो क्या हो जाएगी, नॉन होमोजीनियस पॉइजन प्रोसेस। तो ये जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, NHPP में जो है क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, नंबर ऑफ फेलियर एक्सपीरियंस्ड जो है इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ओके। अगला देखिए, टू रन द ओल्ड सिस्टम एंड द न्यू सिस्टम एट द सेम टाइम फॉर स्पेसिफाइड पीरियड द सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच यूजेज इज पैरेलल। द सिस्टम स्टडी प्रोजेक्ट इंक्लूड सिस्टम डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन बोथ होता है, मतलब डिज़ाइन और एनालिसिस। सिस्टम स्टडी प्रोजेक्ट पूछा इंक्लूड, तो डिज़ाइन और एनालिसिस बोथ जो है 1 और 2 सही हो जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये थे 100 क्वेश्चंस कंप्यूटर के। तो इसमें जो है हमने क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और नेटवर्क के क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट में हम कोशिश करते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के रखें, एक ही सब्जेक्ट्स के सारे क्वेश्चंस जो है ना हो। ओके, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के देखेंगे ताकि एक ही सब्जेक्ट्स के जो है पढ़ते पढ़ते आप बोर ना हो। तो मैं जो है नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो है सभी क्वेश्चंस हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।